तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 की पर्यावरण की कार्यपुस्तिका का पाठ 11 जल है जीवन, इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है, पानी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे नदी, तालाब, झील, समुद्र, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, वर्षा आदि पानी के स्रोत हैं। पानी के स्रोत का अर्थ होता है कि जिन माध्यमों से हमें पानी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित को सतही जल और भूजल स्रोतों में वर्गीकृत करें। सतही जल का मतलब होता है, देखिए प्यारे बच्चों, सतही जल का मतलब होता है जो सतह के ऊपर, यानी कि भूमि की सतह के ऊपर जो जल होता है उसे हम सतही जल कहते हैं, और जो भूमि की सतह के नीचे जल होता है उस जल को हम भूजल कहते हैं। ठीक है, भू का मतलब है धरती, ठीक है, यानी कि धरती के अंदर का जल। तो हमें कुछ भूजल के कुछ मतलब कुछ सतही जल और भूजल के कुछ उदाहरण हमें दिए हैं, तो हमें इन्हें वर्गीकृत करना है अलग अलग, कौन सा स्रोत भूजल का है और कौन सा स्रोत सतही जल का है। तो देखिए इधर हम मतलब सतही जल को लिखेंगे पहले, झीलें, ग्लेशियर, नदी, झरने, जलाशय, समुद्र, बांध, नहर आदि। ठीक है, और भूजल के जो स्रोत हैं कुआं और नलकूप, ये भूजल के स्रोत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछ रहा है कि जल शोधन के लिए क्या किया जा सकता है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला विकल्प हमें दिया है आ, नमक मिलाकर ढक लेना। दूसरा विकल्प दिया है बा, पानी को उबालकर छानना। तीसरा विकल्प दिया है सा, पानी को धूप में रखना और उसमें नमक मिलाना। और अंतिम विकल्प दा हमें दिया है फ्रिज में साफ पानी की बोतल रखना। तो इसका सबसे सही उत्तर होगा बा, पानी को उबालकर छानना। जल शोधन के लिए सबसे अच्छा, सबसे सही विकल्प पानी को उबालकर छानना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं, प्रदूषित जल से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, प्रदूषित जल का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे जल के प्रयोग से पीलिया, हैजा, पेचिस, अतिसार, इसको डायरिया भी बोलते हैं, टाइफाइड आदि रोग हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्राकृतिक जल स्रोत और कृत्रिम जल स्रोत में अंतर लिखिए। तो देखिए एक तरफ हमें कॉलम दिया है, तालिका दी है, एक तरफ लिखा है प्राकृतिक जल स्रोत और एक तरफ लिखा है कृत्रिम जल स्रोत। तो देखिए प्रकृति द्वारा निर्मित स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत जो होते हैं प्रकृति द्वारा निर्मित स्रोत होते हैं। कृत्रिम जल स्रोत मानव द्वारा निर्मित जल स्रोत होते हैं, इन्हें मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे नदियाँ, झीलें, तालाब, महासागर, झरने और वर्षा का पानी, ये सब प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। इनका उद्भव प्रकृति के द्वारा होता है। और कृत्रिम जल स्रोत में जैसे जलाशय, बांध बनाकर बनाई गई झीलें, नहरें, कुएं और नलकूप आदि, ये हमारे कृत्रिम जल के जल स्रोत के उदाहरण हैं। अगला इसमें पॉइंट देख लेते हैं, प्राकृतिक स्रोत अपनी प्राकृतिक गतिशीलता रखते हैं। प्राकृतिक स्रोत जो होते हैं अपनी प्राकृतिक गतिशीलता रखते हैं, वे अपनी जो प्रकृति द्वारा गति होती है उसके अनुसार बहते हैं। और कृत्रिम स्रोत मानव नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, ये मानव अपने नियंत्रण के अनुसार इनको संचालित करता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। कई साल पहले क्या आपके गांव, कस्बे, शहर में उन्हीं जल स्रोतों का उपयोग करते थे जो अब आप करते हैं? उनके जल के स्रोत क्या थे? तो देखिए जो कई साल पहले जल स्रोत उपयोग होते थे वो जल स्रोत अब उपयोग में नहीं होते। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे नहीं, अब उन स्रोतों का उपयोग कम हो गया है। और वे स्रोत कौन से थे? जैसे नदी, कुआं, तालाब आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। आप अपने क्षेत्र में पानी के पुराने स्रोतों, कुओं और कुंडों का पता लगाएं। इन स्रोतों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है?
तो इसका उत्तर हम लिखेंगे जल प्रदूषण, भूजल स्तर में गिरावट, आधुनिक स्रोतों की उपलब्धता, रख रखाव का अभाव आदि ये कारण है जिसके कारण अब इन स्रोतों का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल है जीवन। इसमें पहला प्रश्न हमें दिया है, क्या वर्षा जल को संचित किया जा सकता है? वर्षा जल का संचयन क्यों जरूरी है, लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हाँ, वर्षा जल को संचित किया जा सकता है। जल की मांग को पूरा करने, बाढ़ व कटाव को रोकने, जल संकट से बचने, भूजल स्तर में सुधार आदि के लिए जल संचयन का उपयोग जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल संचयन के लाभ क्या क्या हैं? पहला इसमें हमें दिया है, भूजल का स्तर बना रहता है, शुद्ध जल प्राप्त होता है। अगला, मृदा अपरदन कम हो जाता है, सूखे की स्थिति में मदद करता है। तो इसके सभी विकल्प सही है, तो इसलिए द उपरोक्त सभी सत्य हैं, ये वाला हमारा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, क्या आपने अपने घर में पानी का संग्रह यानी कि भंडारण क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, दैनिक कार्यों के लिए जल आवश्यक है, आपदा की स्थिति से निपटने के लिए जल का संचय करना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4, बांध क्या है, इसके निर्माण के क्या क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बांध नदियों के जल प्रवाह को रोकने या नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं। यह जल अवरोधक है, बांध को जल अवरोधक कहा जाता है। बांध के निर्माण से सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, पन बिजली उत्पादन, कृषि व नौकायन में इस पानी का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, जल है जीवन का इसका पहला प्रश्न है, जल में किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती है? तो देखिए, जल में 3 प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है, इन्हें हम विस्तार से देख लेते हैं। पहले है भौतिक अशुद्धियाँ। भौतिक अशुद्धियाँ जैसे ये पानी में दिखाई देने वाले कण, मिट्टी, जंग, ठोस है ना, ठोस पदार्थ आदि। दूसरा है रासायनिक अशुद्धियाँ। रासायनिक अशुद्धियाँ पानी में घुल जाते हैं, जो रासायनिक अशुद्धियाँ होती है पानी में घुल जाती है, जैसे मैग्नीशियम, लेड, पारा आदि। तीसरा है जैविक अशुद्धियाँ, पानी में रहने वाले जीवित सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, परजीवी और रोगाणु। ठीक है, ये कुछ जीव होते हैं जो पानी में, सूक्ष्म जीव जो पानी में रहते हैं और पानी में रहकर पानी को दूषित कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, माफ करना, प्रश्न नंबर 2, आप अपने घर में पीने के पानी को साफ रखने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पीने के पानी को उबाल सकते हैं, पीने के पानी को ढककर रखते हैं, जल फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं, फिटकरी और क्लोरीन जैसी चीज़ों से पानी को शुद्ध कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, जल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित विधियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, इसमें पहली विधि हमें दी है उबालना। तो पानी को बड़े से बर्तन में उबालकर फिर उसे ठंडा होने दें। उबालने से पानी में मौजूद वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी जैसे रोगजनक सूक्ष्मजीव मर जाते हैं। अगली विधि है छानना। तो पानी को अघुलित अशुद्धियों से अलग करने के लिए कपड़े से छानकर अलग किया जाता है। वर्तमान समय में सबसे अच्छा तरीका फिल्टर है। आज के समय में वाटर फिल्टर का लोग उपयोग करते हैं, उसी के द्वारा पानी को शुद्ध करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जल है जीवन। इसमें पहला प्रश्न हमें दिया है, जल प्रदूषण के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी है, निशान लगाइए। तो पहला इसमें पहला कारण दिया है, कारखानों से नदी में छोड़ा गया पानी। बिल्कुल, ये जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। कारखानों से नदी में पानी छोड़ा जाता है, उससे जल प्रदूषित हो जाता है, तो इस पर हम सही का टिक लगा देंगे। अगला हमें विकल्प दिया है नदी या तालाब में विभिन्न अपशिष्टों, धूल एवं क्षार को डालना। तो नदी या तालाब में विभिन्न अपशिष्टों, धूल को डालना, क्षार को डालना, इससे भी जल प्रदूषित हो जाता है, तो इस पर भी हम टिक लगा देंगे।
अगला दिया है हमें 7, सीवर का पानी नदी, तालाब और समुद्र में डालना। तो ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इससे भी हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। सीवर का पानी नदी, तालाब और समुद्र में डालने से हमारा जल दूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के कारणों को, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, जल प्रदूषण के कारणों को लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे नदी तालाब में कूड़ा करकट डालना, नालों का गंदा पानी नदी में गिरना, कारखानों का अपशिष्ट नदी में गिरना, कुओं तालाब के पास नहाना, कपड़ा धुलना, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक के प्रयोग से जल प्रदूषण होता है। आगे प्रश्न नंबर 3, जल का प्रदूषण किस प्रकार प्राणियों के आहार को प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे प्रदूषित जल से जमीन की उर्वर क्षमता कम हो जाती है, दूषित जल से आहार दूषित हो जाता है, इससे मानव जीव जंतु तथा वनस्पतियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भूजल को दूषित कर सकती है। तो इसमें दिया है पहला आ, बीज रोपण, कारखानों के कचरे की आपूर्ति, खरपतवार की वृद्धि, भूजल निकालने के लिए पंप का निर्माण। तो इसका उत्तर, सही उत्तर है सा, कारखानों के कचरे की आपूर्ति। ठीक है, तो इससे भूजल दूषित होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5, जल प्रदूषण को रोकने के निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और सही कथन पर सही का निशान लगाएं। कहा दिया है कचरे को नदी, तालाब एवं समुद्र में नहीं डालना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, इस पे हम सही का निशान लगा देंगे। कपड़े और बर्तन नदी एवं तालाब में धोना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है, तो इस पर हम गलत का निशान लगा देंगे। मवेशियों को नदी व तालाब में नहलाना नहीं चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है, मवेशियों को नदी और तालाब में नहीं नहलाना चाहिए, इससे हमारा जल प्रदूषित हो जाता है, जल प्रदूषण बढ़ता है। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने कक्षा 4 की पर्यावरण की कार्य पुस्तिका का पाठ 11 जल है जीवन को के इसके प्रश्न उत्तरों को हल किया। आशा करते हैं कि आपने भी इसकी सहायता से अपने प्रश्न उत्तरों को हल किया होगा। अगले पार्ट की वीडियो के साथ जल्दी हम आपको मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।